हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही इस YouTube चैनल फन स्कूल में। आज के इस वीडियो में CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की इस कड़ी में हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में जाना था। बाल मनोविज्ञान का ये टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने जाना था व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आनुवंशिकता के सिद्धांत के बारे में। आनुवंशिकता के सिद्धांत के बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो आनुवंशिकता है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये वंशानुगत प्रक्रिया है जो हमें अपने माता पिता से मिलती है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टर जो कि हमें अपने माता पिता से मिलते हैं और हमारे माता पिता को उनके माता पिता से मिलते हैं। ना केवल हमें गुण, सारे गुण माता पिता से ही मिलते हैं, जबकि हमें कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से भी मिलते हैं। तो आइए हम जानते हैं आज के इस वीडियो में आज का इस टॉपिक जिसका नाम है आनुवंशिकता के सिद्धांत के बारे में। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर है कि हम लोग पढ़ेंगे बीज कोश के निरंतर सिद्धांत के बारे में। ये बीज कोश का निरंतर सिद्धांत क्या है? सबसे पहली बात कि इसे दिया था, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वो है बीजमैन। कौन है? बीजमैन। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने सबसे अच्छी बात कही थी कि बीज कोशों का कार्य केवल उत्पादक कोशों का निर्माण करना है। बीज कोशों का कार्य केवल उत्पादक कोशों का निर्माण करना है जो बालक को उसके माता पिता से मिलता है। जो बालक को उसके माता पिता से मिलता है। तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर हम देखते हैं कि कोई बालक जब पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ गुण उसके माता पिता से मिलते हैं और इवन उसके दादा दादी से भी कुछ गुण मिलते हैं, यानी कि उसके पूर्वजों से भी मिलते हैं। ये निरंतर वो कोश है जो कि उसके माता पिता से उसे मिल रहा है और वो उसको स्थानांतरित करेगा अपने बच्चों में। तो ये है जो सिद्धांत बीजमैन ने दिया है। इस सिद्धांत को हम कहते हैं बीज कोश का निरंतरता का सिद्धांत। बीज कोश का निरंतरता का सिद्धांत, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत वो सिद्धांत होता है जिसमें माता पिता के गुण बच्चों के गुण में, माता पिता के गुण बच्चों में कुछ गुण समान रूप से मिलते हैं, यानी कुछ समानता उनमें मिलती है। जैसे उनकी सोचने की क्षमता, उनके अंदर जो संवेग की भावना है, उनके अंदर जो शारीरिक स्ट्रक्चर है वो, और चेहरा वगैरह जो भी है, वो सभी चीज़ें मैच करती है माता पिता से उनके बच्चे में। तो इसे हम कह सकते हैं समानता का सिद्धांत। ये है दूसरी चीज़। अगला टॉपिक हमारा है प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत, ये प्रत्यागमन का सिद्धांत हमसे कहता है कि माता पिता में सारे गुण समान नहीं होते हैं। कुछ ऐसे गुण भी हैं जो कि उनमें अलग होती है। जैसे कि हम लोगों ने बायोलॉजी के क्लास में भी ये पढ़ा था कि हम दो ट्विन को अगर रख देते हैं आमने सामने और उनके फिंगरप्रिंट को देखते हैं तो वो एक समान नहीं होता है। उसी तरह वो जो ट्विन बच्चा है उसके अंदर अगर गुण को देखें तो उसको कुछ और पसंद हो। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जिसको आइसक्रीम पसंद है, एक बच्चा है जिसे पिज्ज़ा पसंद है, एक बच्चा है जिसे कुछ पसंद है, एक बच्चा जिसे ड्राइंग करना पसंद है, एक बच्चा जो उसमें मैथ्स पसंद है। तो इसके अंदर क्या है, अलग अलग गुण हैं जो कि अलग अलग तरह से लोग उसको जानते हैं, समझते हैं। तो इसके अंदर जो शारीरिक स्ट्रक्चर के साथ साथ कुछ ऐसी विचार या गुण जो कि अपने माता पिता से ना मिले। तो ये जो समानता का सिद्धांत है, इस असमानता का सिद्धांत है, इसे हम कहते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत। तीसरा चीज है हमारा जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत वो सिद्धांत होता है जिसमें ना केवल गुण माता पिता से ही मिलते हैं जबकि उसके गुण कुछ पूर्वजों से भी मिलते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादक है कहा जाता है फ्रांसिस गाल्टन को। फ्रांसिस गाल्टन को
इसका प्रतिपादक कहा जाता है। इन्होंने कहा है कि माता पिता से ही नहीं सिर्फ गुण मिलते हैं, इनके पूर्वजों से भी कुछ गुण बच्चों में मिलते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत, यानी कि जो बालक कुछ गुण अर्जित करता है, बालक कुछ गुण अर्जित करता है अपने माता पिता से, तो कुछ ऐसे भी गुण हैं जो वो कहीं और से भी अर्जित करता है। तो ये जो गुण हैं जहाँ से वो अर्जित नहीं कर रहा अपने माता पिता से, यानी कोई विपरीत स्थिति जिसमें वो माता पिता से अपने गुणों को ग्रहण नहीं कर रहा है, वो कहलाता है अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत, जिसमें वो गुण वितरण नहीं हुए, जिसमें वो गुण वितरण नहीं हो रहा, मतलब अर्जित गुणों को हस्तांतरण माता पिता द्वारा बच्चों में नहीं होता है, माता पिता द्वारा बच्चों में नहीं होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत। उसके बाद हम लोग जानते हैं अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत, अर्जित गुणों के वितरण के सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पर जैसे क्या है कि इसमें जो गुण होंगे वो हमें मिलते हैं माता पिता से, यानी ये गुण जो हमें मिल रहे हैं अपने माता पिता से, वो कहलाता है अर्जित के वितरण का सिद्धांत। अर्जित के वितरण का सिद्धांत कहलाता है जिसमें वो गुण हमें अपने माता पिता से मिलते हैं। अब इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, इनको भी जान लेते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ये लैमार्क, डार्विन, लैमार्क और डार्विन इसके प्रतिपादक। लैमार्क और डार्विन इसके क्या है? प्रतिपादक हैं। अर्जित के वितरण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं डार्विन। और अगर हम इसके बात करें अवितरण के अगर प्रतिपादक की बात करें तो इसके हैं सोरेनसन। इसके कौन है? सोरेनसन है, ठीक है। तो अगर हम अर्जित गुणों के अवितरण के सिद्धांत की बात करें तो उसके सोरेनसन है, और अर्जित के वितरण के सिद्धांत की बात करें तो वो लैमार्क और डार्विन इसके प्रतिपादक हैं। इसके बाद हम लोग आगे की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि जो वंशानुगत चीज़ें हैं उनके क्या प्रभाव, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर वंशानुक्रम के प्रभाव के बारे में। तो जैसे अगर कोई गुण या अवगुण हमें अपने माता पिता से किसी बालक में मिलते हैं, या फिर कोई ऐसे गुण जो हमें हमारे पूर्वजों से मिल रहे हैं, उस गुणों में हम जो आनुवंशिकता प्रभाव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे मूल शक्तियों का प्रभाव, अगर मूल शक्ति यानी कि जो ऐसी शक्ति जो हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान है, वो शक्तियाँ मूल शक्तियाँ कहलाती हैं। उसका प्रयोग करके हम कोई भी बालक अपने गुणों को पहचान करके उसमें लेके, जैसे मान लीजिए कोई बालक है जो कि चित्रकला में बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा जानता है, बहुत ज़्यादा उसमें रुचि रखता है, बहुत ज़्यादा उसको में वर्क करता है, जिसकी वजह से वो उसमें आगे बढ़ सकता है। उसी के अनुसार अगर कोई बच्चा मैथ्स में बहुत तेज़ है और मैथ्स में ही उस सारे काम को करना जानता है, वो सक्षम है उस काम को करने के लिए, तब वो वहाँ पर वो अपने गुणों को पहचान करके उस शक्तियों का प्रयोग करता है और आगे बढ़ता है। तो उसे हम कहते हैं मूल शक्तियों का प्रभाव। इसे प्रतिपादित किया था थार्नडाइक साहब ने, थार्नडाइक ने किया था। तो थार्नडाइक के हम लोगों ने बहुत सारे नियम पढ़ने हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे नियम, जिसमें से हम लोग पहला प्रभाव हम लोग पढ़ते हैं मूल शक्तियों का प्रभाव, जो कि थार्नडाइक ने दिया था। उसके बाद शारीरिक लक्षणों का प्रयोग। शारीरिक लक्षण क्या मतलब कि मान लीजिए कि कोई एक माता पिता हैं, उनको कोई लक्षण है जैसे बीमारियां हैं या फिर कोई चेहरे पे दाग है या कुछ भी है, वैसे ही सेम उनके बालकों में भी वही सेम चीज़ देखने को मिलती हैं। तो ये कहलाता है शारीरिक लक्षण, जिसके प्रतिपादक है यहाँ पे क्लार्क और क्लीनबर्ग। क्लार्क और क्लीनबर्ग इसके प्रतिपादक हैं शारीरिक लक्षणों। उसके बाद प्रजाति की श्रेष्ठता, यानी कि प्रजाति की श्रेष्ठता ये है ये शारीरिक लक्षणों का है कार्ल पियर्सन शारीरिक लक्षणों का है कार्ल पियर्सन। उसके बाद प्रजाति की श्रेष्ठता,
यानी कि जैसे अगर हम बात करें एक बालक के माता पिता वो किसी एक प्रजाति यानी एक समुदाय में आते हैं, उस समुदाय में जैसे लोग रहते हैं, रहन सहन, जिस तरह खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रहन से, जो लाइफस्टाइल है वही लाइफस्टाइल उनके बालक भी फॉलो करते हैं। इसका ये प्रभाव पड़ा उस समाज का या फिर उस जगह का, उस प्रजाति का एक प्रभाव पड़ा। जैसे मान लीजिए कि नोमैड्स हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, तो आदिवासी लोगों के बच्चे भी आदिवासियों के जैसा बिहेव करेंगे, ना कि कॉमन जैसे हम लोग बिहेव करते हैं, इस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसी वातावरण में रहे हैं, इस वजह से वो वहाँ की स्थिति को फॉलो करेंगे, इसका उन पर प्रभाव पड़ेगा। ये किसने दिया है? क्लार्क ने दिया है और ग्रीनबर्ग ने इसके प्रभाव को दिया है। उसके बाद व्यावसायिक योग्यता। अब व्यावसायिक योग्यता मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो कि किसी व्यवसाय में बहुत ज़्यादा निपुण है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी शॉप है, दुकान है, अब उसका बालक भी अगर वो उसके माता पिता उस काम को करते आए हैं बहुत सालों से, तो उसके माता पिता उनका बालक भी जो है उसको देखेगा, उस काम को करना चाहेगा, कोशिश करेगा, तो उस पर उसका क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ा है। तो इस प्रभाव के सिद्धांत को हम कहते हैं व्यावसायिकता की योग्यता का प्रभाव, जिसे कैटल ने दिया है। उसके बाद चरित्र पर प्रभाव सबसे बड़ी बात है कि अगर एक माता पिता जिनका चरित्र अच्छा है तो बच्चे का भी अच्छा होगा, अगर माता पिता का चरित्र सही नहीं है तो बच्चे का भी चरित्र बिगड़ सकता है, क्योंकि वो हम जैसे कि जानते हैं कि हमारे प्रथम टीचर जो होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं, हम उन्हीं से सबसे पहले सीखते हैं। तो अगर हम उनसे सही ज्ञान लेंगे तो हम सही होंगे, नहीं ज्ञान सही मिलेगा तो हम गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम देख सकते हैं इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये प्रभाव जो पड़ रहा है चरित्र पर पड़ रहा है, तो चरित्र के प्रभाव को दिया है डगडेल ने। किसने दिया है? डगडेल ने इसका प्रभाव दिया है। उसका महानता का प्रभाव, जैसे अगर कोई अगर बालक है वो अपने माता पिता को देखता है, वो महान कार्य को करते हैं, तो वो भी सोचेगा कि मैं अपने माता पिता की तरह क्यों ना महान बनूं, तो उस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो महानता का प्रभाव किसने दिया? गाइडर ने दिया। उसके बाद वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। वृद्धि पर प्रभाव ये पड़ता है कि जैसे जैसे बालक विकसित होता है, बढ़ता है, तो वो उसके अंदर माइंड की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो माइंड की जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं ऐसा करूं तो मैं ऐसा हो सकता हूं, क्यों ना मैं इस तरह करूं तो ये मैं इस तरह हो सकता हूं। तो ये जो सोच डेवलप हुई उस बालक के अंदर, ये उस पर प्रभाव पड़ा है। इस प्रभाव को हम कहते हैं वृद्धि पर प्रभाव, जिसको बोल्डली ने ये प्रभाव ये दिया है। अब लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वातावरण की कारक, यानी हम जिस वातावरण में रहते हैं उसी जगह पर जिस तरह से भी हम जिस वातावरण में रहेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। अगर हम अच्छे वातावरण में रहते हैं तो हम अच्छे इंसान बनेंगे, अगर बुरे वातावरण में रहते हैं तो बुरे इंसान बनने में हमें देर नहीं लगेगी। तो ये वातावरण के कारक क्या क्या है? ये कारक हो सकते हैं, पहले सामाजिक कारक हो सकते हैं। सामाजिक कारक 3 होते हैं इसके कारक। सामाजिक कारक हो सकते हैं, आर्थिक कारक हो सकते हैं, सामाजिक कारक हो सकते हैं, आर्थिक कारक हो सकते हैं और सांस्कृतिक कारक हो सकते हैं। सांस्कृतिक कारक, तो देखा जाए तो वातावरण हमारे कितने तरह के इसके कारक हैं, मतलब कितने कारक से हम वातावरण की कितने कारक होते हैं। तो पहला है सामाजिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक और तीसरा है हमारा सांस्कृतिक कारक। तो सामाजिक कारक तो वो कारक होते हैं जैसे अगर हम समाज में हैं तो ये मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये अरस्तु साहब ने कहा था कि हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं। तो समाज में जिस तरह के लोग रहते हैं, अगर समाज में अच्छे लोग रहते हैं तो एक बालक उस तरह से अच्छा इंसान बन के उभरेगा। अगर एक समाज जिसमें सभी की सोच सही नहीं है तो
तो बालक पे भी उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने अभी प्रभाव के नियम, आपको प्रभाव के सिद्धांत मैंने अभी बताया है, मैंने कई सारे प्रभाव मैंने भी बताया है, तो उसी तरह इस पर बालक पर भी प्रभाव पड़ता है समाज का। तो ये उसकी वातावरण का कारक है। ये सबसे पहला है सामाजिक कारण है। दूसरा है आर्थिक कारण। मान लीजिए कि कोई बालक है जो कि उसके माता पिता बहुत गरीब हैं, खाने के भी पैसे नहीं है, पढ़ाई कहाँ से करेगा। अब वो अगर कोई कहता है कि जाओ पढ़ाई करो, तो वो कहाँ से कर पाएगा, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ है, भोजन की तरफ, क्योंकि धन नहीं है, धन नहीं है। तो अगर धन नहीं है तो वो गलत रास्ता भी चुन सकता है। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि उसे अच्छे रास्ते पर ले जाएं। उसे अच्छे रास्ते पर ले कैसे जाएंगे, उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करके। अगर कोई बालक है जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो उससे उसकी मदद करके उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है, ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके। नहीं तो आमतौर पर देखा जाता है जहाँ पे आर्थिक कारण सही नहीं होते हैं, तो वहाँ पे बालक चोरी वगैरह करने लगते हैं। तो ऐसा ना हो, इस कंडीशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। तो आर्थिक स्थिति हमारा कारण है। दूसरा है सांस्कृतिक कारण। जब कल्चर होता है, कल्चर जैसे मान लीजिए कि मैं किसी एक कल्चर की बात करता हूँ, कि जैसे मान लीजिए कहीं पर बोला गया है कि आप इस काम को कर सकते हैं, कहीं बोलते हैं इस काम को नहीं कर सकते हैं। तो इसका प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि मान लीजिए कि अगर हम कोई काम करना चाह रहे हैं और कोई हमसे बोला कि ये काम करो, लेकिन मैं उस काम को नहीं कर सकता क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसा काम नहीं सिखाया गया है। अगर हमें संस्कृति में रहना है, समाज में रहना है, तो हमें कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर हम कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं तो समाज हम पर बुरा भला कह सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो एक कल्चर तभी फॉलो हो सकता है जब हम एक सही समाज में, सही वातावरण में रहें। तो वातावरण के ये कारक हैं जो कि हमारा है सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और सांस्कृतिक कारण। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और सांस्कृतिक कारण, ये हमारे 3 कारक हैं जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, जिसमें उन्होंने वातावरण के बारे में बताया है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग एक लोगों ने कहा है कि वातावरण वो बाहरी शक्ति है। वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। ये किसने कहा है, राज साहब ने कहा था। ये किसने कहा, राज साहब ने कहा कि वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, राज साहब ने कहा। उसके बाद हम लोग जानते हैं जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, किसी बच्चे का जो विकास होता है, विकास ये कहाँ से होता है, ये कैसे होता है। जो विकास होता है वो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर ये हमारा क्या होता है, विकास होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होता है, विकास होता है। ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों ने विकास पर कुछ बातें लिखी हैं, विकास पर, बच्चों के विकास के पर कुछ बातें लिखी हैं। कहा है कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है। ये किसने कहा, हरलॉक ने कहा था। ये किसने कहा, हरलॉक साहब ने कहा कि जन्म से लेकर के जब तक वो जीवित रहता है तब तक, यानी कि वोम टू टॉम जो विकास होता है वो वोम टू टॉम चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। वोम टू टॉम चलती है ये विकास की प्रक्रिया। और ये विकास की प्रक्रिया कहाँ से चलती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। यानी कि जब बालक पैदा होता है तो उस समय उसकी स्थिति सामान्य रहती है, और जैसे 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 वो सीखता है वो विशिष्टता की ओर चला जाता है। ठीक है। तो हरलॉक साहब ने बिल्कुल अच्छा लिखा है। उन्होंने कहा है कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है। गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है। उसके बाद विकास का संबंध किससे होता है, विकास का संबंध किससे होता है, तो विकास का संबंध होता है गुणात्मक और परिणात्मक होता है। विकास का संबंध कैसे होता है, गुणात्मक होता है और विकास का संबंध किससे होता है, गुणात्मक और
परिणात्मक, गुणात्मक और परिणात्मक होता है। गुणात्मक और परिणात्मक इन इसका विकास होता है। विकास कैसा होता है? गुणात्मक और परिणात्मक। अब हम लोग जानते हैं बालक के विकास के सिद्धांत के बारे में, बालक के विकास के सिद्धांत के बारे में। तो हमने बोला कि बालक का जो विकास होता है वो क्या होता है? निरंतरता का विकास है, यानी निरंतर चलता रहता है। विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो विकास ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है। विकास कभी रुकती नहीं, निरंतर चलती रहती है। उसके बाद हम लोगों ने अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में। व्यक्तिगत भिन्नता, तो बालकों का विकास और वृद्धि उनकी व्यक्तित्व पर के अनुरूप होता है। व्यक्तित्व के अनुरूप होता है बालक का विकास। बालक का विकास कैसे होता है? व्यक्तित्व के अनुरूप होता है, अनुरूप होता है। तो विकास की क्रम की एक रूपता के बारे में जानते हैं। विकास के क्रम की एक रूपता के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। विकास के क्रम की एक रूपता, तो विकास की गति एक जैसी ना होने पर कुछ एक रूपता तो होती है, कुछ एक रूपता तो होती है। विकास की गति एक जैसी नहीं होती कि एक रूपता होती है। परस्पर संबंध का अगर हम बात करें, परस्पर संबंधता के बारे में, तो विकास के सभी आयाम एक दूसरे से कैसे होते हैं? संबंधित। विकास के सभी आयाम कैसे होते हैं? संबंधित होते हैं। उसके बाद अगर हम एकीकरण की बात करें, एक समानता की बात करें, तो बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। पहले वो क्या करता है? हाथ पैर को चलाने से पहले, संपूर्ण अंग को चलाने से पहले वो क्या करता है? अंगों को चलाना सीखता है। पहले वो पैर के, हाथ पैर के बल वो चलता है, फिर सीधे खड़ा होता है। तब वो सीधे खड़ा हो पाता है जब वो पहले अपने हाथ पैर को चलाना सीखता है। तो पहले जो शुरुआती दौर होती है वो दौर जो वो कहलाता है वो शुरुआती दौर है, और फिर जब वो पूरी तरह से सीख लेता है तो विशिष्ट, जैसे कि मैंने बताया विकास कैसे चलती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। उसके बाद वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं होती है। एक चीज़ हमको ये पता होना चाहिए, वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं होती। वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं होती है। कि बच्चा बढ़ रहा है और बच्चा बड़ा हो रहा है, तो दोनों की दर एक समान नहीं हो रही है। मान लीजिए कि वो विकास हो रहा है लेकिन वृद्धि नहीं हो रही है, नाटा रह गया है कोई बच्चा, लेकिन विकास तो हो रहा है ना। तो दोनों एक समान नहीं है, दोनों एक समान नहीं बढ़ते, दोनों एक समान नहीं ही होते हैं। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, मतलब कि मान लीजिए कोई बालक है जिसका IQ लेवल बहुत ज़्यादा है, जैसे उससे कोई मैथ से क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत जल्दी से सॉल्व कर जाता है, तो हम कह सकते हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये आगे चल कर के ये काम करे। जैसे मान लीजिए एल्बर्ट आइंस्टीन साहब थे, तो वो क्लास में एक बार क्या हुआ था कि जब वो क्लास में आते थे तो मैथ्स के टीचर जब मैथ्स के सवाल को बोर्ड पर सॉल्व करते थे तो एल्बर्ट आइंस्टीन खड़े होकर के उसका जवाब दे देते थे। तो मास्टर साहब उससे जब वो इतना क्वेश्चन पूछते थे एल्बर्ट आइंस्टीन, तो मास्टर साहब उनको ये कहकर निकाल दिए स्कूल से कि आपका बालक बहुत ही मंदबुद्धि है। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो विकास है, कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला कि जो एल्बर्ट आइंस्टीन साहब हैं वो आगे चल के बहुत बड़ा काम करेंगे। कुछ लोगों ने इसका आलोचना भी किया, कुछ लोगों ने बोला कि हाँ ऐसा हो सकता। तो कुछ लोगों ने क्या किया? भविष्यवाणी की। कैसे भविष्यवाणी की? उनके दिमाग से, उनके IQ लेवल से उन्होंने भविष्यवाणी की कि आगे चल के ऐसा काम कर सकता है, हमारे देश का नाम रोशन कर सकता है, ये चीज़ की भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विकास की भविष्यवाणी हम सभी कर सकते हैं, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास कैसा होता है? लंबवत ना होकर के वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। ये कभी भी इस तरह से नहीं बढ़ता है, ठीक है, ये निरंतर इस तरह से ऐसे होता है, ये गोल 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 घूमता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये लंबवत नहीं होता है, ये वर्तुलाकार होता है। ये कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। अब अगर हम आगे की चीज़ें की बात करें कि विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा सिद्धांत। अब ये जो
विकास है उसकी जो है दो तरह की दिशा होती है। एक जो हम लोग बात करते हैं, एक होता है शिरा पदामी मुख दिशा, यानी कि एक होता है हमारा सिर से पैर तक, सेफेलोकॉर्डल इसको कहते हैं, सिर से पैर तक, सिर से पैर तक। और एक हमारा होता है शरीर के केंद्र से बाहर की, शरीर के केंद्र से बाहर की, शरीर के केंद्र से बाहर की, और एक होता है सिर से पैर तक, सिर से पैर तक, एक केंद्र से बाहर तक। ये विकास के दो दिशा है जिसको हमें जानना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे जानते हैं कि समाजीकरण कितने प्रकार का होता है। समाजीकरण कितने प्रकार का होता है? समाजीकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीय। प्राथमिक जिसको हम मुख्य कह सकते हैं, और द्वितीय जिसको हम गौण कहते हैं, बाकी चीजें। तो जैसे परिवार और मित्र किस समाज में आते हैं? परिवार और मित्र, तो ये क्वेश्चन है। परिवार और मित्र किस समाज में आते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्राथमिक। किस में आते हैं? प्राथमिक में। परिवार और समाज किसमें आते हैं? प्राथमिक में आते हैं। परिवार और समाज किसमें आते हैं? प्राथमिक में आते हैं। दूसरा है कि विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य किस समाजीकरण में आते हैं? तो विद्यालय और जो निकटतम परिवार लोग होते हैं वो किस में आते हैं? वो किस में आते हैं? द्वितीय में आते हैं। वो किस में आते हैं? द्वितीय यानी गौड़ में आते हैं। विद्यालय और निकटतम परिवार, विद्यालय किस में आता है? विद्यालय किस में आता है? द्वितीय में आता है। द्वितीय में आता है, जो कि निकटतम कहलाता है। निकटतम पहला परिवार और मित्र जो किस में आते हैं? प्राथमिक में आते हैं। और विद्यालय और निकटतम परिवार वाले जो होते हैं वो किस में आते हैं? वो हमारे द्वितीय में आते हैं, यानी गौड़ में आते हैं। तो दो चीज़ें हम लोग जानते हैं कि जो समाजीकरण है वो कितने प्रकार का होता है। समाजीकरण हमारा दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है प्राथमिक, एक होता है हमारा द्वितीय। उसके बाद समाजीकरण प्रारंभ होता है। समाजीकरण प्रारंभ होता है कब से प्रारंभ होता है? समाजीकरण प्रारंभ होता है जन्म से। समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? जन्म से। समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? जन्म से प्रारंभ होता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं सौदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है? सौदर्पण का सिद्धांत, तो सौदर्पण का सिद्धांत दिया है कुले ने। सौदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है? सौदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है? कुले ने दिया है। सौदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है? कुले ने दिया है। मनोसामाजिक जीवन संबंधी का सिद्धांत किसने दिया है? मनोसामाजिक जीवन अवधि का सिद्धांत। जीवन अवधि यानी कि एक बालक या फिर एक मनुष्य का जीवन काल कितना होता है, इसके सिद्धांत को दिया किसने है? एरिक्सन साहब ने दिया है। किसने दिया है? एरिक्सन ने दिया है। किसने दिया है? एरिक्सन। एक फोन आता था जिसका नाम था सोनी एरिक्सन, आप उससे याद कर सकते हैं। एरिक्सन ने दिया है। क्या दिया है? एरिक्सन ने दिया है यहाँ पर जीवन अवधि का सिद्धांत दिया है। उसके बाद है परिस्थिति परक सिद्धांत किसने दिया है? ब्रोनफेन ब्रेनर ने दिया है। ब्रोनफेन ब्रेनर ने दिया है ये सिद्धांत। ब्रोनफेन ब्रेनर ने ये सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? परिस्थिति परक सिद्धांत। परिस्थिति परक सिद्धांत किसने दिया है? ब्रोनफेन ब्रेनर ने दिया है। उसके बाद सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये किसने कहा? हरलॉक ने कहा था। ये किसने कहा? हाँ। उसके बाद अगर हम बात करें बाल केंद्रित शिक्षा किसे कहते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा किसे कहा जाता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा कैसी होती है? पूर्णता मनोवैज्ञानिक होती है। बाल केंद्रित शिक्षा कैसी होती है? पूर्णता मनोवैज्ञानिक होती है। बाल केंद्रित शिक्षा कैसी होती है? पूर्णता मनोवैज्ञानिक होती है। और एक चीज़ और दिमाग में रखिए कि जो हम लोग पाठ्यक्रम बनाते हैं तो वो जो पाठ्यक्रम होता है वो कैसा होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम होना चाहिए कैसा? लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। तो अब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज के इस वीडियो में जाना, जिसमें हम लोगों ने आनुवंशिकता के सिद्धांत और इसके साथ विकास के बारे में, बालक के विकास के बारे में हम लोगों ने जाना। तो अब हम लोग
अब हम लोग जानेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब हम लोग जानेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में हम लोग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के बारे में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त, मैं मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।